हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल विद्यापथ में। तो वेलकम बैक अगेन। तो शुरुआत करते हैं अपनी अगली क्लास की। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति रिलेटेड आपको बता दें कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और आपका ये जो चैनल है वो तैयारी कराता है वनडे एग्ज़ाम की, जैसे यूपी पुलिस, होम गार्ड, है ना, और एसएससी से रिलेटेड जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब की प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर, है ना। और हमारे जो पढ़ाने का फॉर्मेट है थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले जो हमने पॉलिटी की क्लास आपको प्रोवाइड कराई हैं वो आपको हमारे विद्यापथ चैनल पर मिल जाएंगी। और आगे की अच्छी पढ़ाई करने के लिए पहले पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम सारी डिटेल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल लें, और जो भी टॉपिक आपको लिखना हो पीडीएफ आपके सामने है, नोटबुक निकाल करके उस पर प्रॉपर तरीके से लिखते रहें। तो उपराष्ट्रपति के बारे में जो मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 63 के बारे। अनुच्छेद 63 बताता है हमें उपराष्ट्रपति के बारे में। क्या बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसी के साथ ही हम उसकी योग्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष की आयु कंप्लीट हो चुकी हो, यानी कि 35 वर्ष से ज़्यादा ही उम्र का उपराष्ट्रपति पद का अधिकारी होगा। अगला है तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि उसके पास राज्यसभा में एक सीट तैयार करा सके, ऐसा उसमें योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, तो चलिए आगे चलते हैं। शर्त क्या है? शर्त वही है जो राष्ट्रपति की थी कि कोई भी उसके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई भी एक अलग से सरकारी नौकरी है और वो उस सरकारी नौकरी का भी लाभ लेते हुए उपराष्ट्रपति पद को प्राप्त कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। आगे अगला है, उपराष्ट्रपति पद के लाभ के अंतर्गत बनाया गया कानून संसद बनाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति के लाभ के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा? संसद, ना कि उपराष्ट्रपति। अपवाद क्या है? उपराष्ट्रपति का पद नहीं बनाएगा राज्यपाल, संघ मंत्री और राज्य के मंत्री, यानी इनका रोल नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जो पद धारण करने की अभिक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है ना। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, और यहीं पर मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति का भी जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के केवल दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, दोनों सदनों की बात करूं तो कौन कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। जी हाँ मेरे लाल और लालियो, तो जो मतदान होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा होता है और एकल संक्रमणीय मत द्वारा। नोट करने वाली बात है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद, अगर कोई उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई अगर विवाद हो जाता है तो उसका जो
रूपरेखा यानी कि दोष सिद्ध अगर करना होगा तो वो कहाँ पर होगा, उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा, बोले तो उच्चतम न्यायालय। बात समझ में आ रही है भाई? आर यू गेटिंग मी? सब समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर? ओके, सब क्लियर हो रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को साथ में लाइक कर दें। आप जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी समय एक लाइक कर दें भाई। वीडियोस पर लाइक आती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। और न्यायालय के बारे में जो कुछ भी बोला गया है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 71। कौन सा? 71। उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र 20 मतदाताओं तथा प्रस्तावित 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का जो नामांकन होता है, जैसे प्रधानी के लिए हम खड़े होने जाते हैं तो पर्चा भरा जाता है ना, है ना। तो पर्चा भरने के लिए वहाँ पर गांव के लोग ट्रैक्टर भर के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी मुख्य भूमिका होती है, वो पत्र नामांकन देने जाते हैं, है ना। तो इस बात की पुष्टि करते हैं कुछ लोग कि हाँ भाई ये इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, ये इस पद के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। ओके, तो उपराष्ट्रपति पद का जो नामांकन होगा वो 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित 20 मतदाताओं का समर्थित होना चाहिए। चलिए आगे। आगे है उपराष्ट्रपति अपने पद से निम्न तरह से हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के क्या क्या रूल्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। पहला, कार्यकाल पूरे होने पर। उपराष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पूरा हो चुका है तो उसे हटाया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति पद का त्याग कर दे तो उसका पद अलग हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो अगर उसे हटाने की अपील करें तो उसे हटाया जा सकता है। निर्वाचन रद्द हो जाने पर, ऐसी स्थिति अगर उसकी पाई जाती है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ सकता तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो पद रिक्त हो जाएगा, या जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर बैठा है उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। राज्यसभा में संकल्प पारित करके उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा को भेजा जाता है। जैसे ही राज्यसभा में वो संकल्प ले लेता है कि भाई साहब मैं आज से उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता हूँ, तो इस शपथ के अनुमोदन के लिए उसे कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में, ठीक है ना। ओके, उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पूर्व लिखित रूप से देना आवश्यक होता है। अगर कोई संकल्प अनुमोदन करना है या फिर महाभियोग लगाना है, उपराष्ट्रपति को हटाने की अगर कोई मांग हो रही है तो उसे पूरा करने के लिए क्या करना होगा? उसे 14 दिन पहले अनुमति देनी होगी, ठीक है ना जी। जी हाँ, अगला जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद 64। इसमें क्या बोलता है? अनुच्छेद 64 बोलता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आर्टिकल 64 क्या बोलता है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। ओके, उपराष्ट्रपति होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाए, बोले तो राष्ट्रपति के पद पर कोई भी नहीं है तो वहाँ पर उसकी अनुपस्थिति में उसके कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो उस पद को आगे कार्य रूप से कार्यवाही देंगे, कौन देगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोला गया है यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन। अगला है
अनुच्छेद 67 ये है उपराष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में, है ना, कि पद को धारण करने की कौन कौन सी विधियां हैं, वो सभी विधियां इसके अंदर दे रखी हैं आर्टिकल 67 के, ठीक है ना। अगला है अनुच्छेद 68। उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि के बारे में दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति के पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसे किस प्रकार भरा जाएगा, ठीक है ना। इस सब के बारे में कौन से आर्टिकल में 68। यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट लाइन थी वो थी अनुच्छेद 64, ठीक है ना। हाँ, अनुच्छेद 64 क्या था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। तो भैया 76 कौन लगाएगा, कौन लगाएगा 76 लगाएगा महान्यायवादी, है ना, अटॉर्नी जनरल जिसे बोला जाता है। कौन होता है भाई ये, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 76 से भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन है, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वेरी गुड, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। यानी कि महान्यायवादी का पद केवल ऐसे ही इंसान को दे सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एबिलिटी रखता हो, योग्यता रखता हो। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। इसका कार्य भारत को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है। इसका काम ये है कि भारत सरकार को कानूनी दाव पेच से संबंधी विषयों पर क्या देगा, वो सलाह देगा, एडवाइस देगा कि भाई साहब तुम ये जो काम कर रहे हो वो कानूनी तौर से सही है या गलत है। तो देखो कितनी एक पेचीदा चीज़ यहाँ पर बनाई गई है कि सरकार को कुछ नहीं पता, भारत सरकार को लोगों के लिए कहाँ पर कौन सा गलत काम करना है या कौन सा सही काम करना है, इस बात को ठीक करवाने के लिए भी भारत सरकार को एक इंसान दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा, उसका नाम है महान्यायवादी। वो बताएगा कि कानून में कौन सी कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर लूप होल हैं, ठीक है ना। इस सब की जानकारी किसको होती है, महान्यायवादी को। इसीलिए महान्यायवादी एक ऐसे इंसान को चुना गया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद की योग्यता रखता हो, पद होने की, न्यायाधीश होने की उसमें एबिलिटी है। तो समझो उसमें कानून की कितनी समझ होगी, है ना। जैसे अभी अरावली से संबंधित कुछ विषय आए थे, है ना, अरावली से संबंधित कुछ विषय आए थे, तो लोग हड़ताल कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन प्रोटेस्ट के लिए दावने के लिए वकील चाहिए। भारत के लोग क्या करेंगे, वकील तैयार करेंगे, लेकिन सरकार के पास पहले से एक ऐसा वकील है महान्यायवादी जो कि अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का जज होने की एबिलिटी रखता है। बोले तो सरकार के पास अपना एक वजह है सुप्रीम कोर्ट के लेवल का, तो बताओ कैसे लड़ा जाएगा उससे। तो सरकार अपने बचने के लिए कह सकते हैं ये क्या रखती है, महान्यायवादी, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यह भारत में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है, यानी सभी न्यायालयों में क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, ठीक है ना। यह न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, न तो ये क्या होता है, संसद का कोई सदस्य नहीं है ये, ना ही मंत्रिमंडल में शामिल होता है। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री जी के नीचे कोई भी पद लेकर के बैठा हुआ है मंत्री बन करके, नहीं हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन यह किसी भी सदन या उनकी समिति में बोल सकता है। भाई साहब बड़ी पावर है इसके पास, यानी किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, है ना, या फिर उनकी कोई भी समिति हो छोटी मोटी,
उन सब में वो क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। ओके। ये कब तक बना रहेगा, कब तक नौकरी करेगा? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे इस पद पर बनाए रख सकता है। ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल बोलते हैं इसे। क्या होता है महाधिवक्ता? महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है ना। ओके। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है, यानी कि ये जो अधिवक्ता है वो किसको दिया जाता है? ऐसे मान के चलो सीएम को, है ना, सीएम को दिया गया है। लेकिन जो महान्यायवादी है वो किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है प्रधानमंत्री को। इसके पास भी जो एबिलिटी है वो है हाई कोर्ट में जज बनने की एबिलिटी होती है इसके अंदर, महाधिवक्ता के अंदर। इसका कार्य राज्य सरकार, लिख रहा है ना, इसका कार्य स्टेट गवर्नमेंट को विधि यानी कानून संबंधी सब्जेक्टों पर एडवाइस देना है। इसका काम होता है राज्य सरकार को कानून से संबंधित विषयों पर सलाह देना। यह राज्य में स्थित न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। राज्य के अंदर जितने भी न्यायालय कोर्ट होंगे उनके अंदर जाकर के ये क्या करेगा? सुनवाई कर सकता है। अगला टॉपिक है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका काम क्या होता है? और इसको कैग बोलते हैं, CAG बोले तो कॉम्प्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 148 से 151 में दिया हुआ है। ठीक है ना। ओके। इनके पहले तो आर्टिकल और रिवाइज कर लेते हैं। महाधिवक्ता होता है 165 में और महान्यायवादी होता है 76 में। महान्यायवादी 76, महाधिवक्ता 165। नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो होता है आर्टिकल 148 से 151 में। चलिए, इसे राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। ये केवल और केवल कब तक के लिए अपॉइंट होता है? 6 वर्ष के लिए। यह 65 वर्षों तक से अधिक कार्य नहीं कर सकता। इसकी जो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट बोले तो सबसे ज़्यादा पद पर बने रहने का जो टाइम है वो है 65 ईयर। जैसे ही वो 65 साल का हो जाएगा वो उस कार्य से निलंबित कर दिया जाएगा। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। बोले तो भैया ये हैं कुबेर महाराज, यानी कि भारत में कितना पैसा है उस सब की जानकारी किसके पास होती है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास। ठीक है ना। ओके। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। बोले तो इसको भाई एक तो देखो पैसे की पूरी जानकारी होती है, कौन सा पैसा कहाँ लगता है, कैसे लगता है। ठीक है ना। और जैसे ही ये भारत सरकार इसको इस पद से मुक्त कर देती है तो उसके बाद पूरे भारत में कोई भी सरकारी नौकरी का पद धारण नहीं कर सकता, कोई भी, चाहे वो चपरासी का पद हो चाहे किसी का भी पद हो। ठीक है ना। क्यों नहीं रख सकते सर? क्योंकि ये भारत सरकार के नीचे काम करेगा तो वहाँ पर अगर इसकी किसी से बिगड़ गई है ना तो वहाँ पर गुस्से में आकर के क्या कर सकता है? अपने जो पैसों का लेन देन वाली बात है उसे लीक कर सकता है ना, और लोगों को बात माननी पड़ेगी। अगर ये पद पर नहीं रहेगा किसी भी पद पर तो लोग इसकी बात का विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है ना। इसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेश पर ही हटाया जा सकता है। अगर इसको हटाना होगा तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा
दोनों की परमिशन लगेगी इसको हटाने के लिए। इसे कई नामों से जाना जाता है। भारत की संचित निधि में बोले तो धन, भारत की संचित में से इकट्ठी, भारत की संचित निधि का संरक्षक, भारत की लोक धन का संरक्षक, भारत का लोक बटुआ, क्या बोलते हैं, भारत का लोक बटुआ किसे बोला जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। यह केंद्र सरकार व राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल को देता है। चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनसे रिलेटेड जितनी भी पैसों का लेन देन वाली बात होगी उस रिपोर्ट को किसको प्रोवाइड कराएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। अगर केंद्र सरकार है तो उसे राष्ट्रपति को, और राज्य सरकार है तो राज्यपाल को प्रोवाइड कराएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं संसद के बारे में। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 79 के बारे में, सॉरी अनुच्छेद 79 में। क्या है भैया संसद? संसद क्या है तुम्हें पता है? अभी अभी नया फ्रेम तैयार हुआ है संसद का। पुराने फ्रेम का नाम क्या था? पार्लियामेंट। और दूसरे फ्रेम का नाम क्या है? उस फ्रेम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। ओके, तो अनुच्छेद 79 में क्या बोला गया है? संघ के लिए एक संसद होगी, यानी कि जितने भी लोग चुन कर के आएंगे वो सब बैठ कर के एक घर में बैठेंगे, है ना। जैसे मान के चलो जितने भी लोगों को आप वोट देते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, और वो बैठ कर के मीटिंग करेंगे ना, करेंगे कहीं पर कि हमें भाई हम लोगों के द्वारा चुने गए हैं। अब लोगों की क्या क्या समस्याएं थी उन्होंने हमें बताई थी। अब उन पर चर्चा करने के लिए एक हाउस बनाया गया। क्या बनाया गया? हाउस बनाया गया, ठीक है ना। अब हाउस बनाया गया तो वहाँ पर ये आकर के क्या करते हैं? बैठते हैं, ठीक है ना। ओके, उसी को बोला जाता है संसद। क्या बोलते हैं? संसद। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सदन में तीन चीज़ें सदन दो दो होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। क्या भैया? उच्च सदन। संसद को 3 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो पढ़ते हैं संसद के बारे में। पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक करता है, सबको एक साथ बैठा सकता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। ओके, बात करें लोकसभा की। लोकसभा में निर्वाचित जो सीट होती हैं वो होती हैं 545। कितनी होती हैं? 45। नामांकित कितनी होती हैं? 2। कितनी होती हैं भाई? 2, है ना। 2 यानी कि एक्स्ट्रा रहती हैं ये सीटें। राज्यसभा में बोले तो निर्वाचित पद कितने? 238। कितने भाई? 238। और नामांकित कितने रहते हैं? 12। कितने होते हैं भाई? 12। लोकसभा के अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा का क्या होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होता है। बात समझ में आ रही है। और लोकसभा की समितियां होती हैं और राज्यसभा की भी क्या होती हैं? छोटी छोटी समितियां। फिर से समझ लेते हैं भाई। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 545। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 545, नामांकित 2। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 और नामांकित 12। 545, 238। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति, ठीक है भाई। ओके, अगला आगे बात करते हैं और पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में जो दिया है वो आर्टिकल 79 के बारे में 9 में दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 80 क्या कहता है। राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा। इसमें से 12
12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ये वो होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है ना? ओके। चुनाव की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है। राज्यसभा के जो चुनाव होंगे, चुनावों में राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य ही भाग लेंगे राज्यसभा के चुनाव के लिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। अवधि कितनी होती है इनके सदस्यों की? राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद पदमुक्त हो जाते हैं। जैसे बोले तो मान के चलो, मैं बोलूँ अगर 300 लोग हैं, वैसे तो 245 होते हैं, है ना? टोटल मेंबर कितने होते हैं माय डियर? 245। अगर 245 मेंबर हैं तो 245 में 3 का दे दो डिवाइड, तो कितने आए भाई? 81, सॉरी 81 समथिंग बैठेंगे, है ना? ओके। तो 81 जो सदस्य होंगे हर 2 साल बाद पदमुक्त हो जाते हैं। क्या जाओ भैया। तथा पदमुक्त होने वाले सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनाव होता है। 2 साल बाद निकलेंगे तो हर 2 साल बाद क्या होता रहता है? उनका चुनाव होता रहता है उन पदों को भरने के लिए। ठीक है ना? ओके। यदि कोई सदस्य त्यागपत्र दे दे या उसकी मौत हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और स्थान कोई रिक्त होता है, तो इस रिक्त स्थान के लिए चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र किसी समय देकर सदस्यता से मुक्त हो सकते हैं। राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य की योग्यता पर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसे प्रश्न का निवारण निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। क्योंकि उनको जो डिटेल दी गई थी भाई, योग्यता के आधार पर अयोग्य है, तो ये तो निर्वाचन आयोग को ही पता होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारा सांसद किसी रेप केस में लिप्त हो या फिर उस पर किसी मर्डर केस चल रहा हो, है ना? तो इस चीज़ के इन प्रश्नों का जवाब कौन देगा? निर्वाचन आयोग। और किसके द्वारा देगा? राष्ट्रपति के द्वारा। जब सभापति वर्ड आया है, बताइए सभापति किसे बोलते हैं? तो सभापति कौन होता है राज्यसभा का? वो होता है उपराष्ट्रपति, है ना? जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के सभापति के कार्यों का निर्वहन राज्यसभा का वह सदस्य करेगा जिसे राष्ट्रपति नाम निर्देशित करेगा। हमको पता है राज्यसभा का जो संचालन करता है वो सभापति या उपसभापति करेगा। मान के चलो अगर दोनों ही नहीं है तो फिर कौन देखेगा भाई उस हाउस को, है ना? राज्यसभा को कौन देखेगा? तो राष्ट्रपति जिसकी तरफ भी उंगली कर देगा उन सदस्यों में कि भाई साहब रामपाल सिंह तुम आज से इस राज्यसभा की देखरेख करोगे, उसको ही करनी पड़ेगी। और राज्यसभा की बैठक में वह व्यक्ति सभापति के कार्यों का निर्वहन करेगा जिसे राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाएगा। बात समझ में आई राज्यसभा के बारे में? ओके। आगे चलते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 81 में 81 में क्या दे रखा है भाई? लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को स्थायी सदन। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। प्रतिनिधि सभा, निम्न सदन व लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। कितने नाम है इसके? अस्थायी सदन,
प्रतिनिधि सभा, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से। ठीक है। इसकी जो अधिकतम सदस्य हैं वो कैसे होते हैं भाई, इसके अधिकतम 552 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। और ये जो है 1971 की जनगणना जब हुई थी और 2026 तक ये सदस्यों की संख्या लगातार बनी हुई है। कब तक? 2026 तक। 2026 के बाद में जनगणना करी जाएगी अब, तो उसके बाद में हो सकता है कि सदस्यों की संख्या कम तो नहीं होगी, बढ़ाई जाएगी, है ना। ओके। 552 में 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 जो होंगे वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति होंगे। आज समझ में आई? यानी कि 530 जो आदमी होंगे वो राज्यसभाओं से लिए जाएंगे, है ना। और 20 जो होंगे वो संघ राज्य क्षेत्रों से, है ना। और संघ राज्य क्षेत्र कितने आप बताइए? जैसे दिल्ली, पदचेरी, लक्षद्वीप, है ना, यहाँ से लिए जाएंगे। और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय, यानी कि ऐसे लोग जो एंग्लो इंडियन है। यानी कि एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? एंग्लो इंडियन कहते हैं ऐसे लोगों को जो भारत के तो थे ही और वो विदेशी उन्होंने नागरिकता भी ले रखी थी, या फिर विदेश के होने के साथ साथ वो भारत में रह कर के भारत की नागरिकता ले ली, उन्हें बोलते हैं एंग्लो इंडियन। निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष विधि से। प्रणाली कौन सी होती है? प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। 2 एंग्लो इंडियन, 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, टोटल मिलकर के हो जाते हैं 545 सदस्य। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, है ना। ओके। बहुमत जीतेगा कौन लोकसभा को? जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, लोकसभा के, तो उनका जो बहुमत है वो कैसे पता कैसे चलेगा कि कौन जीतेगा? यानी कि 548 मल्टीप्लाई 1/2 + 1, यानी इतने वोट कोई भी लेके आएगा वो क्या हो जाएगा? चुनाव, यानी लोकसभा का चुनाव जीत जाएगा। ठीक है ना। ओके। तो लोकसभा अध्यक्ष को बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष किसको बोला जाता है बताओ तुम? लोकसभा अध्यक्ष होता है प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री, है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष को बहुमत द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अब तक 3 हटाए जा चुके हैं। पहले थे जीवी मावलंकर, दूसरे हुकुम सिंह, तीसरे बलराम जाखड़। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य न होने पर अपने अध्यक्ष के पद से हट जाता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं है, जैसे बोले तो जो लोकसभा का सदस्य जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वोटों से जीत के आए हैं, अगर वो नहीं जीतते तो वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होंगे, वो लोकसभा पद से हट जाएंगे। लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है। इसका विघटन मध्यावधि चुनाव के लिए 5 वर्ष से पहले कर दिया जाता है। अब तक लोकसभा का उसके गठन के बाद 5 वर्ष के भीतर 5 बार विघटन हो चुका है। 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सलाह पर करवा दिया गया था एक बार। दूसरी बार 1979 में चरण सिंह की सलाह पर चौधरी चरण सिंह, 1991 में चंद्रशेखर की सलाह पर, 1998 में इंद्र कुमार गुजराल, ये सभी प्रधानमंत्री थे, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन हुआ था। ठीक है ना। और बीच समय में ही क्या कराए गए? मध्यावधि में ही चुनाव कराए गए। अगला,
आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है ना? ओके। किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर लोकसभा का सामान्य चुनाव आवश्यक है। जैसा कि इंदिरा गांधी ने एक बार क्या लगाई थी बेटा, आपातकाल की घोषणा करवा दी थी, है ना, जिसकी वजह से उनकी जो शासन की जो टाइम था वो 1 साल बढ़ चुका था, है ना। हाँ जी। यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि हमारे मंत्री जी कहाँ चले गए, वहाँ गए विदेश घूमने के लिए। अगर प्रधानमंत्री भी हों, अगर वो 60 दिन तक लौट करके लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए तो उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में इसे शपथ ग्रहण कराता है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उस व्यक्ति के नामजद किया जाता है जो लोकसभा का सबसे अधिक उम्र का होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष दल का सदस्य होता है। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो कौन होता है? अपोजिट पार्टी दल का सदस्य होगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से निम्न तरह से हटाया जा सकता है। यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दे, यदि वह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रहे, और यदि वो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से हटा दिया जाए। लोकसभा के लोग ही उसका विरोध कर दें, ठीक है ना, और उसके विपक्ष में बहुमत कर दें, वोटिंग कर दें, तो वो लोकसभा अध्यक्ष के पद से हट जाएगा। ऐसा कोई संकल्प लोकसभा में पेश की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को देनी चाहिए। ब्रिटेन के कॉमन्स सभा का स्पीकर हमेशा के लिए होता है। इम्पोर्टेंट की पॉइंट है ये। लोकसभा के कार्य कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य बहुत सारे हैं। पहला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। एक तो ये। लोकसभा सचिवालय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति व लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले लोकसभा के सदस्यों को सदन की सदस्यता के अयोग्य निर्णित करता है। ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सदन के बारे में। ठीक है ना? तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है ना? बहुत मेहनत लगती है भाई। ठीक है ना? अगर वीडियो में कोई परेशानी आ रही है, अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। ठीक है ना? घर का माहौल में वीडियो में शूट करता हूँ। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।